हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर में मिलेगा 12th क्लास में, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिकली अंडर में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और इससे पहले दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और भी है जिसका नाम होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ वो दो टॉपिक भी आप पढ़ के आ चुके हैं और अब आप इस टॉपिक पर आए हैं। क्लियर। इस टॉपिक को मैं आपको पूरा फील कराऊंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में। ना केवल मैं आपको उसका फॉर्मूला बताऊंगा, इसका ग्राफ बताऊंगा, बल्कि एक्चुअल जो फील है टॉपिक का वो भी हम आपको देंगे। ठीक, तो बने रहिए और देखिए अब हम कैसे इसको शुरू करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले एक बीकर बना लेते हैं इस तरीके से, और बीकर के अंदर ना बच्चों पानी भर लो। ठीक है, ये आपका पानी हो गया। ये चलो एक काम करते हैं, आज मेरे पास नीला मार्कर भी है, हम इसको पानी को नीले से ही बना लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फील हो जाएगा। ये लो, नीला पानी बना दिया आपने। एक काम करो, इसको ना ढक्कन से ढक दो, ये इस तरीके से ढक दीजिए ढक्कन से। अब आपने इसको ढक्कन से ढक दिया और ये जो है आपका यहाँ पे पानी है, और मान के चलो कि ये 25 डिग्री सेल्सियस की कहानी है। ठीक है, राइमिंग भी बन गई इसी बहाने कि 25 डिग्री की कहानी है और इसमें पानी हमने रखा हुआ है। अब बच्चों होता क्या है कि 25 डिग्री पे कुछ ना कुछ हीट तो है ही, है ना। भले हमें 25 डिग्री महसूस ना होता हो, लेकिन 25 डिग्री पे गर्मी तो है ही। तो उस गर्मी का ये पानी जो है उस गर्मी को लेकर इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होगा तो बच्चों यहाँ पे कुछ ना कुछ पानी के वेपर्स बनेंगे इस तरीके से, और वेपर्स बाहर जा नहीं सकते क्योंकि आपने ढक्कन बंद कर रखा है। तो वेपर्स यहीं पे फंस जाएंगे। अब जब वेपर्स यहीं पे फंस जाएंगे तो दीवार में दे टक्कर मार मार के आपका प्रेशर जनरेट करेंगे, जिसको हम वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका जो वेपर प्रेशर है, एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, तो लेट इट बी 0.5। ठीक है, ये 0.5 ATM आपने ले लिया। 0.5 ATM बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी समझना है तो समझने के पर्सपेक्टिव से हम इसको बता रहे हैं कि 0.5 ATM आपने वैल्यू ले ली। अब होता क्या है कि बाहर का जो प्रेशर है ऊपर से, जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हो, वो 1 ATM है। क्लियर। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको पहले मैं आपको बॉईल करके दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसी एक टॉपिक के अंदर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तीनों का रिवीजन करा दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर हीट डाल रहा हूं। यहां पे मैंने लिख दिया, या चलो इसको ब्लू से बहुत हो गया, ब्लैक से ही लिख देते हैं। मैंने आपको इसके अंदर हीट डाल के दे दी। अब आपको इतना तो पता होगा कि जब बच्चों हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पानी और इवेपोरेट होगा। जब और इवेपोरेट होगा तो और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो ये वेपर्स दीवार में टक्कर मारेंगे, और दीवार में टक्कर मारेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये वैल्यू 0.5 से और बढ़ने लगेगी, 0.6 होगी, फिर 0.7 होगी, 0.8 होगी, ऐसे बढ़ती रहेगी। हम ये मान लेते हैं कि बढ़ते एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब ये बाहर के 1 ATM के बराबर हो जाएगी। तो लेट इट भी हमने हीट दी और जब तक देते गए जब तक अंदर का पानी, देखिएगा अंदर का पानी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा, पहले के मुकाबले इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, और वेपर्स इस बार ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये वेपर्स हमने बना दिया और इतना वेपर प्रेशर हो गया 1 ATM जितना, ये हमने वेपर प्रेशर कर दिया। बाहर से कितना वेपर प्रेशर था, बाहर से भी 1 ATM था। ठीक, तो बच्चों ऐसी कंडीशन जब आपके पानी का वेपर प्रेशर जो है बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, इसको हम कहेंगे कि हमारा पानी बॉईल हो गया। जी हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट की टेक्निकल डेफिनेशन या टेक्निकल आप कंडीशन कह सकते हो। अभी तक आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। वो तो आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर ली। एक्चुअल में 100 डिग्री का जो खेल है वो ये है कि यहाँ से यहाँ पे जब आप आए हो, जब ये कंडीशन हो गई है लागू, वो एक्चुअल में 100 डिग्री पे होता है। आप 25 से हीट दे रहे थे ना, तो हीट दोगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ते 25 से 27, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, और ये वैल्यू बढ़ते गई, मतलब 0.5 से बढ़ती गई। और जब ये 1 ATM हो गया तो हमने टेम्परेचर नापा, तो टेम्परेचर निकला 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के, तो आप कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड, और इस प्रकार से आपका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया है, 100 डिग्री पे वो पहुंच चुका है।
उम्मीद करता हूँ आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ आई। मैं जानता हूँ कि हमारे टॉपिक का नाम है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन यकीन मानिए मैं आपको वहाँ पे धीरे धीरे लेकर आऊँगा और एकदम बढ़िया से लेकर आऊँगा, ठीक है। कभी मैं यहाँ पे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझा रहा हूँ, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर आएगा, देन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, देन हम डिप्रेशन पे चलेंगे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे। वहाँ पे एक मैं आपको ऐसा कैच बताऊंगा जो जनरली आपके स्कूल के टीचर्स इग्नोर कर देते हैं और आपके दिमाग में उस बात को आने भी नहीं देते वो। तो आप ठीक है, आप ऐसे ही समझ लेते हैं टॉपिक, हाँ शायद ऐसा ही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम आपको उसको तरीके से सिंपल करके पढ़ाएंगे, ठीक। कैमरे में हो सकता है मैं कभी इधर देखूँ कभी इधर देखूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी नज़र बार बार साइड में जा रही है और कैमरा इस तरफ है, साइड में नज़र जा रही है, तो थोड़ा उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। पसीना आने शुरू हो चुके हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। हो सकता है वॉइस भी बहुत ज़्यादा लाउड आ रही हो क्योंकि माइक एकदम पास में लगा रखा है, तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेना, ठीक। चलो अब बेटा आप ध्यान सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं ना अब इस पानी के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहा हूँ। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूट, या सॉल्यूट तो आपको पता है ना, जो कम मात्रा में लिया जाता है। ऐसा सॉल्यूट जो वेपर प्रेशर नहीं बनाता है 25 डिग्री की कंडीशन पे, ठीक है। एक्चुअल में ना वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कुछ फिक्स नहीं है। मान लीजिए 25 डिग्री पे आपका नमक वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आप नमक को बोलोगे नॉन वोलेटाइल। और मान लो 25 डिग्री पे पानी के वेपर्स बन रहे हैं, तो आप पानी को बोलोगे वोलेटाइल। लेकिन वही नमक जरूरी नहीं कि हमेशा नॉन वोलेटाइल रहेगा। आप 1000 डिग्री कर लो, 500 डिग्री सेल्सियस कर लो, तो नमक तो वेपर्स बनाएगा। फिर 500 पे तो इंसान भी पिघलने लगता है, नमक क्या चीज़ है ना। तो हर चीज़ का जो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का कहने का तरीका है वो एक फिक्स टेम्परेचर तक है। तो हम अभी 25 डिग्री की कहानी ले रहे हैं। 25 डिग्री पे आपका कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं जिसका वेपर्स नहीं बनता है, मतलब वो अगर आपने उसे ऐसे डाल दिया तो बीकर में ऐसे बैठ जाएगा, उसका कोई वेपर नहीं बनेगा, ठीक। तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल यूरिया का, या चाहो तो ग्लूकोज ले लो, ठीक है। फिलहाल मैं ए नाम का ले रहा हूँ, ए नाम का, क्योंकि अब इसमें बीकर में यूरिया तो लिखूंगा नहीं, ए लिख दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये रहा बीकर और ये रहा आपका पानी, ठीक है जी। और पानी में मैंने बच्चों ए नाम के सॉल्यूट डाल दिए, ध्यान से देखना, ये लो ए नाम का सॉल्यूट डाल दिया। बल्क में नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा सरफेस पे रहे, बल्क में भी रहेगा ना, कुछ कुछ यहाँ भी है, कुछ कुछ सरफेस पे भी है, इस तरीके से। अब अगर आपको पता हो तो इवेपोरेशन जो है वो सरफेस मॉलिक्यूल्स ही करते हैं। अब सरफेस पे आप देखो ए भी बैठ गया है, पहले सिर्फ सरफेस पे पानी पानी था तो सारे वेपर्स में कन्वर्ट होते थे, 0.5 आता था वैल्यू। अब कुछ ए भी है तो ए तो ऐसा बैठा रहेगा, बगल में पानी है उड़ गया, उसके बगल में फिर वो ए है वो नहीं उड़ रहा, उसके बगल में फिर पानी है वो उड़ रहा है, उसके बगल में फिर वो ए है वो नहीं उड़ रहा। तो सारे ए तो ऐसे बैठे हैं और सिर्फ इतनी सी जगह है उसमें से पानी उड़ रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये वैल्यू जो है कम हो जाएगी? कितनी कम हो जाएगी? तो लेट इट बी कि यहाँ पे वेपर्स जो कम हुए हैं ये हो गए हैं वेपर प्रेशर 0.3 ATM, है ना। मान के चल रहे हैं, रैंडम डाटा है, 0.5 तो नहीं रहेगा। देखो 0.5 तो जब था जब सिर्फ पानी पानी उड़ता था। अब तुमने एक ऐसी चीज़ डाल दी जो उड़ती ही नहीं है, तो उड़ती नहीं तो वो वेपर्स कैसे बनाएगी? अब आप कहोगे सर सिर्फ पानी पानी तो उड़ेगा। अरे पानी उड़ेगा, लेकिन कुछ जगह तो ए ने घेर रखी है। अब ए वहाँ से हटेगा नहीं तो ए वहाँ से बैठा रहेगा, तो पानी बीच बीच में उड़ के और फिर वेपर प्रेशर कम कर लेगा। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, बाहर का यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM लिख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे इसको हीट करना है, इस सॉल्यूशन को हीट करना है, तो हीट मतलब बॉईल करना है। तो बॉइलिंग की क्या कंडीशन थी? बॉइलिंग की कंडीशन थी कि इंटरनल वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए। जैसे यहाँ है इंटरनल वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर आ गया, तो आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड। अब आपको इसको बॉईल करना है, तो यार 0.3 को कितना ले जाऊं बढ़ा के कि वो बॉईल हो जाए? तो आप कहोगे सर 1 ATM ले जाओ, क्योंकि बाहर का भी 1 ATM है, आपके अंदर का ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है ये भी 1 ATM होना चाहिए। तो कर देते हैं, ये लो आप हीट करना शुरू करो। करते 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 आप नोटिस करोगे कि आपने हीट करके, बाहर का प्रेशर तो 1 ATM ही था, ठीक है, और ये रहा आपका पानी, ठीक। कुछ कुछ ए यहाँ पे है, ये रहा कुछ ए है यहाँ पे अभी भी, और ये रहे आपके वेपर्स जो कि बन चुके हैं, वेपर प्रेशर जिनका 1 ATM हो चुका है, ठीक। एक छोटा सा माइनर डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर क्या ये सारे पानी के ही वेपर्स हैं अभी भी? तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वेपर्स
यहाँ पे कुछ वेपर्स ए के भी बन गए हों, क्योंकि आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये नॉन वोलेटाइल सिर्फ 25 डिग्री पर है। अब आप 25 से अगर 30 ले गए, 35 ले गए, 40 ले गए, 50 ले गए, 70 ले गए, 80 ले गए, 100 ले गए, तो हो सकता है कि ए के भी कुछ वेपर्स बन गए हों, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इस वैल्यू से। अगर ये वैल्यू 1 atm आ गई है तो हम कहेंगे कि हमारा ये सॉल्यूशन जो है ये बॉईल हो चुका है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, कॉमन सेंस लगाओ, मुझे ये बताओ, जब ये 0.5 था, इसको 1 atm लेके आना था, तो 25 से 100 तक का टेम्परेचर लग गया। फिर से जब ये 0.5 atm था और यहाँ से 1 atm आप लेकर आए हो हीट कर करके, तो 25 से आप 100 डिग्री तक आ गए। अब ये 0.3 है, आप इसे हीट करके 1 atm लाए हो, तो क्या अभी भी ये 25 डिग्री से 100 डिग्री पे ही आया होगा? बोलो नहीं ना, थोड़ा ज़्यादा आया होगा। तो बिल्कुल आप सही हैं, ये थोड़ा ज़्यादा आया होगा। लेट इट बी 102 डिग्री सेल्सियस। रैंडम डाटा 102 डिग्री, उतना नहीं होगा। देखो 25 से 100, 0.5 से 1 आए तब 25 से 100 आए। अब तो 0.3 है यार, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तो टेम्परेचर भी तो ज़्यादा जाएगा। तो बच्चों इसलिए 102 पे उबलेगा। अब मैंने दोनों टॉपिक आपके रिवाइज करा दिए। पता है कैसे? आप नोटिस करोगे तो ये टॉपिक जो है ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये टॉपिक आप नोटिस करो बच्चों तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ, पहले 100 डिग्री पे उबलता था, अब 102 पे उबल रहा है। तो यही तो टॉपिक था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों टॉपिक रिवाइज हो गए। अब आओ अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलो इधर से शुरू करें। देखो सबसे पहले मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझा देता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती क्या है ना। अब बचपन में हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वाटर, है ना, कि पानी का 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है, तो 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फिर से मैं कहूँगा कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू थी। कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ये है कि जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो आप कहेंगे कि आपका लिक्विड सॉलिड बन चुका है। अब ये जो मैंने बोली ये हो सकता है आपको समझ ना आई हो, तो मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से, ऐसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं ना, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ये आपने एक बीकर लिया, ठीक है, और आप बेटा बीकर में देखो क्या करने जा रहे हो। बीकर में ना बर्फ ले लो, बर्फ के कुछ क्यूब्स ले लो इस तरीके से, ठीक है। और आपको पता तो है कि 0 डिग्री पे बर्फ बन जाती है, तो ये कंडीशन आप मान के चलो अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने बर्फ ले ली। अब होता क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ तो गर्मी है ही। अब आप कहेंगे सर कहाँ 0 डिग्री पे गर्मी है, 0 डिग्री पे तो ठंड होती है। नहीं, ठंड जो है वो मतलब बिल्कुल जो जहाँ पे हीट नहीं होगी वो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, मतलब जैसे ऐसे समझ लो कि अभी देखो 40 डिग्री सेल्सियस है हमारे यहाँ पे, गर्मी चल रही है, 40 डिग्री सेल्सियस आराम से हो रहा है। तो 40 डिग्री में हमारी हालत एकदम ख़राब हो गई है। लेकिन यही 40 डिग्री अगर आप केन्या में चले जाओ, साउथ अफ्रीका में कहीं चले जाओ, जिम्बाब्वे में चले जाओ, तो वहाँ आप देखोगे कि यार वहाँ तो 50-60 रहता है हमेशा। तो वहाँ के लोगों के लिए 30 डिग्री 40 डिग्री फिर भी ठंड है उनके मुकाबले, है ना। तो वैसे ही बच्चों आपके मुकाबले 0 डिग्री सेल्सियस आपको ठंडा लग रहा है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे भी थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ हीट रहती है, जिसको ये बर्फ़ इस्तेमाल करके अपने वेपर्स बनाते हैं। तो वो वेपर्स बड़े कम होते हैं, लेकिन हाँ वेपर्स तो बनते हैं। तो ये बात हजम नहीं होती जनरली कि सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे। सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है बच्चों, आप नेपथलीन बॉल्स ले लो, ठीक है। नेपथलीन बॉल्स समझते हो जो कपड़ों में आप रखते हो, नेपथलीन बॉल्स यहाँ पे डाल दो, तो आपको लगता है कि नेपथलीन बॉल्स समय के साथ हीट ले लेके आपके कपड़ों में रखते हो आप, तो नेपथलीन बॉल गायब हो जाती है। कैसे? हीट ले लेके सब्लिमेशन करती है। तो वही आप नेपथलीन बॉल यहाँ रख लो, वो थोड़ा सा हीट लेके और अपने वेपर्स बनानी शुरू कर देगी। आप यहाँ पे ड्राई आइस ले लो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उसका भी कुछ ना कुछ वेपर्स बनेगा। आप बर्फ़ के क्यूब्स ले लो, मतलब पानी के जो आइस क्यूब्स है वो ले लो, वो भी कुछ ना कुछ वेपर्स बनाएंगे। बहुत कम बनाएंगे, मैं ठीक है मानता हूँ, लेकिन बनाएंगे, ठीक है। तो हम ये वेपर प्रेशर जो है ये मान लेते हैं, लेट इट बी, ये वेपर प्रेशर है 0.005 atm। हालांकि इससे बहुत कम होता होगा, लेकिन फिर भी एक रैंडम वैल्यू है, कंपैरिजन वैल्यू लेते हैं कि हाँ आपको जल्दी समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया कि बर्फ़ का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। ये बर्फ़ का वेपर प्रेशर इतना हमने मान लिया कि 0 डिग्री पे ना इतना बर्फ़ का प्रेशर होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको इसका फील दिलाता हूँ टॉपिक का। आप एक काम करो, आपको अपने बचपन में जाना पड़ेगा, ठीक है। बचपन में जब आप थे तो आप फ्रिज में क्या करते थे, वो बर्फ़ की वो आइस क्यूब की ट्रे होती थी, उसमें पानी भरा और आपने फ्रिज में रख दिया। अब आप में बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि बर्फ़ बनी नहीं बनी, उसको बनते हुए देखना है। तो आप क्या करते थे, 15 मिनट में फ्रीजर खोला और उसमें उंगली ऐसे डाली,
अब जैसी उंगली उसमें डाली तो अगर वो थोड़ी बहुत पपड़ी यानी थोड़ी बहुत बर्फ जमी हुई होगी तो आपकी उंगली से वो टूट जाती थी। आपने कहा अरे यार अभी तो बनी थी फिर टूट गई। आप फिर फ्रीजर बंद करोगे, फिर 10-15 मिनट बाद आप फिर से ट्राई करोगे, फिर से आप खोलोगे, फिर से उसे दोगे, जैसी उंगली लगाओगे वो फिर पानी बन जाता है। कैसे? आपके यहाँ की हीट होगी, वो हीट बर्फ़ ले लेता है और पानी बन जाता है। या आप गेट खोलते हो तो भी गर्मी अंदर जा रही है तो भी वो बर्फ़ पानी में टूट जाता है। तो बेसिकली अगर आपको बर्फ़ चेक करना है कि मेरा पानी बर्फ़ बना है कि नहीं, तो आप क्या करते थे? बार गेट खोला, टच किया, टच करके पता चलता था। और टच करने में कई बार लॉस भी होता था, कई बार वो बनने ही वाला होता था, इतना आपने हाथ डाला और पानी बन गया। तो यार ये तरीका ठीक नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, बार बार आप फ्रिज खोलोगे, गैस खत्म होगी वगैरह वगैरह, बहुत दिक्कत है। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिसमें मैं बिना छुए ये बता पाऊँ कि मेरा बर्फ़ बना है कि नहीं। जी हाँ, आप बिना छुए ये बताएंगे कि आपका जो पानी रखा हुआ था वो बर्फ़ बना है कि नहीं। वो तरीका है ये। कैसे सर? एक काम करते हैं, देखा ध्यान से सुनना। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ का वेपर प्रेशर इतना होता है। आपने वेपर प्रेशर अपने कॉपी में नोट डाउन करा और ऐसे चार्ट पेपर की तरह यहाँ दीवार पे चिपका दिया। अब आप काम करो, इसको ना ठंडा करो। जब आप इसको ठंडा करोगे तो आपको नहीं लगता कि जो वेपर्स हैं वो ठंडे होंगे? और वेपर्स अगर ठंडे होंगे तो आपने बचपन में ये साइकिल पढ़ी होगी जरूर कि सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बनता है, गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड बनता है, एंड लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड बनता है। ये तो पढ़ा हुआ आपने। तो बच्चों जो यहाँ पे गैस है, जब आप इसका टेम्परेचर ठंडा करोगे, आप इसमें से हीट निकालो, टेम्परेचर ठंडा करो। अब कैसे टेम्परेचर ठंडा करेंगे वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है, आराम से हो सकता है, डिवाइसेस बहुत सारे हैं, आप कर सकते हो। जैसे आप इसका टेम्परेचर ठंडा करोगे तो ये गैसेस जो हैं कंडेंस होके लिक्विड बनेगी। और एक बात बताओ, जब गैसेस लिक्विड बन जाएंगी तो यहाँ से वेपर्स कम हो जाएंगे। वेपर्स कम हो जाएंगे तो ये 0.5 वैल्यू वही रहेगी क्या? कम नहीं हो जाएगी, होगी ना कम। तो 0.5 से वो वैल्यू कम होने लगेगी। कैसे? वेपर्स नीचे बैठने लगेंगे। तो 0.5 से 0.4, फिर 0.3, फिर 0.2। आप नोट कर रहे हो, अच्छा 0.2 हो गया, अच्छा 0.1 हो गया, अच्छा 0.001 हो गया। ऐसे करते 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 जब आपकी रीडिंग ये वाली 0.005 हो जाएगी तो आप कहेंगे बस 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 रुको रुको रुको, बर्फ़ बन गई। अब वहाँ पे जो लड़का बैठा है, जो भी आपका दोस्त बैठा हो, कहेगा कैसे? मतलब बिना छुए तूने कैसे बता दिया बर्फ़ बन जाएगी? आप कहोगे जरा छू के तो देख, बर्फ़ सच में बन गई है। और जैसे ही वो आपका दोस्त बीकर खोलेगा तो छुएगा तो सच में बर्फ़ बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने बर्फ़ का वेपर प्रेशर याद कर लिया था और आपने इसका वेपर प्रेशर उतना ही कर लिया। अब दो चीज़ का वेपर प्रेशर अगर सेम हो गया है, इसका मतलब अंदर जो चीज़ है वो बर्फ़ बन गई होगी, है ना? होपफुली आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से आप हीट को माइनस करिए और करते 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 ये वैल्यू घटने लगेगी। और घटते 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 जब ये वैल्यू इतनी हो जाए तो आप कह देना, पूरे एकदम 100% श्योर के साथ कह देना कि भाई बीकर खोल के देख, बर्फ़ बन गई है। वो भी एक बार को चौंकरा जाएगा। अगर वो कॉमर्स आर्ट्स का हो ना, वो भी घबरा जाएगा कि यार ये कौन सी साइंस पढ़ के तूने कौन सी जादू टेक्निक लगा दी कि तुझे बर्फ़ बिना छुए तुझे पता चल गया कि वेपर प्रेशर, मतलब बिना छुए पानी पता चल गया कि बर्फ़ बन चुका है। तो आपने क्या करा? आपने टेक्निक उठाई कि यार मुझे ना बर्फ़ का वेपर प्रेशर पता था, मैं इसका वेपर प्रेशर कम करूंगा। कम करते 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 जब ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए तो मैं कहूँगा कि मेरे अंदर का जो पानी है अब वो पानी नहीं, वो बर्फ़ बन चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब भी नहीं समझ आया तो ओनली ब्रह्मा विल कम एंड ही विल टीच यू। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट समझ आया कि पानी को फ्रीज करते हैं कैसे। पानी का बेसिकली वेपर प्रेशर अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर से मैच कर लो और आपका पानी बर्फ़ बन चुका है। तो इसको भी लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है। देखो कि सॉलिड का वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाए आपके लिक्विड के वेपर प्रेशर के, तो आप कहना कि हाँ जी आपका लिक्विड बर्फ़ या सॉलिड बन चुका है। डन। अब आ जाओ जरा इस तरफ। अब यहाँ पे कैच है, ध्यान से सुनना। ये आपके टीचर बड़ा आपको उड़ा देते हैं इस टॉपिक को हवा में, आपको पता भी नहीं लगने देते कि क्या कैच था, क्योंकि पूछोगे तो भाई बहुत मुश्किल होती है समझाने में। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। अब मुझे इसको फ्रीज करना है, ठीक, ध्यान सुनना, एकदम एकदम फोकस। सारे जो आसपास तुमने डिस्ट्रैक्शन चला रखे हैं सब बंद करो। मम्मी पापा आसपास बात कर रहे हैं, भाई बहन आसपास लड़ रहे हैं, उनसे अलग होके साइड में इस टॉपिक को सुनना, ठीक है। देखो 0.3 ATM है, 0.3, ठीक। अब मुझे इसको फ्रीज करना है। भाई पानी को तो फ्रीज कर दिया, अब सॉल्यूशन को फ्रीज करना है। आप बताओ, आपको नहीं लगता कि यार 0.5 से यहाँ जाने में मुझे 25 डिग्री से 0 डिग्री लग गया। अब ये 0.5 से पहले से ही कम है और मुझे इसको भी फ्रीज करना है। इसको फ्रीज करके कहाँ तक लेके जाना है? यहाँ तक लेके जाना है।
तो आपको लगता है कि ये जल्दी हो जाएगा? जल्दी मतलब जब मैं इसमें से हीट निकालूंगा और इसके जब क्यूब्स बन चुके होंगे, इस तरीके से क्यूब्स बन गए और इसका वेपर जो है वो वेपर प्रेशर बन चुका है 0.005 atm, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा कम टेम्परेचर लगेगा? भाई 0.5 से यहाँ पे आए तो 25 से 0 डिग्री तक आना पड़ा, अब 0.3 से यहाँ लाना है तो क्या अब भी 25 से 0 लगेगा? आपको नहीं लगता कि ये प्लस का 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस मतलब जल्दी आ जाना चाहिए? लगेगा कि नहीं लगेगा? आराम से सोचो, ये टॉपिक आप पहली बार ऐसे समझ रहे होगे इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। 0.5 से आपको यहाँ पहुँचना था तो आपको 25 डिग्री से 0 डिग्री लग गया। अब आपको 0.3 जो कि 25 डिग्री पर ही है, कैसे है वो मैं बता चुका, यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है तो क्या यार अब भी 25 से 0 तक जाना पड़ेगा? अब थोड़ा जल्दी नहीं हो जाना चाहिए? तो आपको हाँ सर जल्दी तो हो जाना चाहिए, 2 पे बन जाना चाहिए, 3 पे 4 पे बन जाना चाहिए। लेकिन बच्चों एक्चुअल में ध्यान सुनना, एक्चुअल में ये -2 डिग्री पे बनेगा। एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब माइनस में थोड़ा सा 0 से पीछे चला जाएगा। वैसे 0 पे था अब पीछे चला गया। अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो पहले कुछ और था अब कुछ और कैसे? तो इसी का रीज़न हम आपको अब देंगे। इसी का रीज़न जो है आपके स्कूल वाले टॉपिक को उड़ा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 0 से जो आप -2 आए ना बेटा, इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझते समझते डिप्रेशन आ जाता है, इसलिए इसका नाम भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रखा गया है, ठीक है। वरना डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट रख देते, डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट रख देते, लेकिन टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक। तो 0 से -2 पे, असलियत में -2 पे है। अब आपके मन में बस यही एक सवाल रह गया होगा कि सर जल्दी बनना चाहिए था, लेट क्यों बना है? ठीक, बनना कब चाहिए था? आपके हिसाब से बनना चाहिए था 2 डिग्री सेल्सियस पे। इट शुड बी इतना, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन है कितना? एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ना, 4 डिग्री सेल्सियस का गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब आपको बस यही मुझे हजम करवाना है कि 4 डिग्री का गैप आ क्यों रहा है। तो देखो मैं ध्यान से आपको समझाता हूँ चीज़ों को, प्लीज़ फोकस होकर सुनना, ठीक है। अब मैं कोई ड्राइंग तो नहीं बना सकता क्योंकि मैंने इसी में सब कुछ भर दिया है, मैं आपको हाथ के इशारों से समझाऊंगा, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। एक बार देख लूँ मैं रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं। तो जी हाँ 22 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। चलो देखो अब हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। पहले पानी जब यहाँ पे बर्फ़ बनता है तो कैसे बनता है, ध्यान सुनिएगा। 25 डिग्री पे पानी का मूवमेंट ये रहा 25 डिग्री पे पानी का मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड बना टूटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना टूटा। पता होना चाहिए आपको, पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। क्यों? क्योंकि मोशन चल रहा है, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। आप क्या करो, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है रेदर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए पानी हमेशा बनता रहता, टूटता रहता, बनता रहता, टूटता रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, टूटता है। आप 25 से जब कम जाओगे तो आपको नहीं लगता कि टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है? अब इनका मोशन देखो कैसा हो रहा है, बना टूटा, बना टूटा, मोशन हो रहा है, बना टूटा, बना टूटा। अब आप और कम करो, और कम करो, और कम करो टेम्परेचर, तो अब इनका मोशन और स्लो हो गया, बना टूटा, बना टूटा, और कम करो इनकी काइनेटिक एनर्जी, बना और बन गया। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों जो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रेदर देन इनके काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड टिक गया और आपका ये बर्फ बन चुका है इस जगह पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से यहाँ पे आपको मोशन के द्वारा समझा पाया। अब यहाँ आओ, यहाँ भी यही होता है। पानी जो है यहाँ पे जो आप कर रहे थे, पानी यहाँ पे मोशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, टूटता है। जैसे जैसे आप कम कर रहे हो ना बेटा, पानी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पानी का मोशन स्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ पे जो ये ए नाम का बंदा है ना, ये पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने नहीं देता। जैसे ही पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ए आया बीच में से तोड़ के चला गया। जैसे पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ए आया बीच से तोड़ के चला गया। मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन जो ए नाम का सॉल्यूट है वो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता रहता है, ऐसे ऐसे तोड़ता रहता है। और यार जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते रहेंगे तो क्या पानी बर्फ बन पाएगा? पानी को बर्फ बनने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम स्ट्रांग हो जाए, और जैसे ही स्ट्रांग होता है ए तोड़ देता है उसको। तो यार दिक्कत क्या है, आप इस ए को शांत करो। ए को शांत कैसे करोगे? आप टेम्परेचर थोड़ा और कम करो। जब टेम्परेचर थोड़ा और कम करोगे तो जो ए है, जो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है, उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी।
और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी शांत बैठ जाएगा और फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो पानी में था वो एकदम स्ट्रांग बन जाएगा, कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और तब जाकर आपका पानी फ्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली 2 डिग्री आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, 2 डिग्री पे बर्फ बन जाती अगर ए नहीं होता तो, लेकिन ए की वजह से डिस्टरबेंस हो रही थी, बार बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड जो पानी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट रहा था, उसको ए को शांत कराने के लिए आपको थोड़ा और नीचे जाना पड़ा, यानी 4 डिग्री का डिफरेंस ये लाना पड़ा। तो थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं या अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं कि 4 डिग्री का जो डिफरेंस है इट इज ड्यू टू सॉल्यूट पार्टिकल्स। और वैसे अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि द सॉल्यूट पार्टिकल इंटरफेयर, फिर से सुनना, द सॉल्यूट पार्टिकल इंटरफेयर बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू fit into to set into solid state. That's why there is a difference, there is a depression in freezing point. ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, माफ करना इसके लिए। मैं आपको वैसे हिंदी में बता देता हूँ फिर से कि सॉल्यूट पार्टिकल्स पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड में इंटरफेयर करते हैं, पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड में इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये पानी सेट नहीं हो पाता है सॉलिड स्टेट में, यानी बर्फ नहीं बन पाता है। तो आप क्या करते हैं, टेम्परेचर और कम करते हैं ताकि आपका जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो शांत हो जाए। वो शांत हो जाएगा तो पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहेगा, टूटेगा नहीं तो बर्फ बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक समझ आया और ये जो रीजनिंग मैंने बताई है ये आपको क्लियर हुई। देखिए, इस रीजनिंग को कई जगह पे नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि थोड़ा समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ आया हो, नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, आ जाएगा समझ। ठीक है, नहीं आया तो फिर कुछ नहीं, फिर अपने जैसे आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप इस टॉपिक को वैसे कवर कर सकते हैं, या यूट्यूब पर भी कई लोगों ने पढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये वाला पॉइंट भी किसी ने कवर किया हुआ है। मैंने कई वीडियोस देखी, कहीं कवर नहीं है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को जरा अच्छे से गौर करिएगा, अपने दोस्तों से पूछिएगा कि भाई 0.3 से यहाँ पे आने में तो 25 से जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन और लेट हो गया, क्यों? तो देखना वो क्या जवाब देता है। ठीक, चलो बढ़े आगे, मैं इस टॉपिक को मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ते आगे। तो होपफुली आप डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट समझ चुके हैं। अब बस थोड़ी देर और मैं इसका फॉर्मूला बना लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला बना के और ग्राफ समझा के टॉपिक खत्म करते हैं पूरा। अब देखिए बेटा, थोड़ी सी वीडियो और रह गया है ना, कितनी देर बन गई, 27 मिनट हो गए है ना, कुछ देर और। देखो, पहली बात आप इसे सीखो कि डेल्टा टी एफ क्या है। डेल्टा टी एफ को हम बोलते हैं बेटा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को बोल दो आप लोग डिप्रेशन, राइटिंग के लिए माफ करना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चेंज हमेशा आपको एक पॉजिटिव में दिखाना है। ठीक, अगर चेंज आपको हमेशा पॉजिटिव में दिखाना है तो डेल्टा टी एफ आपको इस तरीके से लिखना होगा कि टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये क्या है सर? देखो, टी नॉट एफ जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि ये कितना था अभी हमारे एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या था, ये था 0 डिग्री, माइनस ये क्या है जी, ये है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट भी कैसा लेना है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है जी, तो ये कितना था अभी डाटा के हिसाब से था ये -2। तो आप देख लो, सॉल्व करो इसे, 0 ये लिखा, माइनस ये लिखा, इसकी जगह पे -2 लिखा, जोड़ लेना, ये आ जाएगा बेटा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। दैट इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है 2 डिग्री सेल्सियस। अब और फॉर्मूला देखते हैं इसका। हमने फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि डेल्टा टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी पे। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली नहीं, एक्चुअल में इसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ है बीएससी एमएससी लेवल पे, लेकिन वो भी बताने का कोई मुद्दा बनता नहीं है ना, फायदा नहीं है उस चीज़ को बताने का, डेरिवेशन करने का। तो आप बस ऐसे याद कर लो, बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, आप ऐसे याद कर लो कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पे। दिस इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी आप जितना ज़्यादा मोलैलिटी डालेंगे सॉल्यूट का उतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट का। फिर आप ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है के एफ, और आपका ये होमवर्क है कि एनसीईआरटी खोलिएगा, एनसीईआरटी में आपको के एफ के 3 नाम मिलेंगे।
वो तीनों नाम आपको इसको ध्यान से यहाँ पे उतार लेने, ठीक है। अब ये आपका बेसिक फॉर्मूला तैयार हो चुका है बच्चों, इसको याद कर लीजिए। इसको और हम खोल के दिखा देते हैं। बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना, लेकिन खोल के न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो दिखा देते हैं। देखो डेल्टा TF KF। अब मोलैलिटी कैसे खुल सकती है? मोलैलिटी खुल सकती है मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में? kg में। तो एक ये फॉर्मूला बन सकता है। इसको और भी तो खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में ले लो, ठीक है। और अगर ये ग्राम में तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड वो ऊपर चला जाएगा मैथ्स के हिसाब से। तो ये फॉर्मूला बन गया। एक काम करो डेल्टा TF को भी खोल लो, ये लिख लो TF माइनस ये T0F माइनस TF। कहाँ से ले आया ये? अरे ये लिखा ना, ये लिखा हुआ तो वहाँ इस्तेमाल कर लिया। तो ये बक्से में जो मैंने फॉर्मूला बंद किया है आपको न्यूमेरिकल इस पे मिलेंगे, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला ये ध्यान रखना, इसको खोल खोल के आप ऐसे तो पहुंच ही सकते हो। तो ये था इसका फॉर्मूला। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का आपको फील दे दिया, आपको फॉर्मूला बता दिया। अब एक चीज़ रह गई है ग्राफ, तो हम ग्राफ बता देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, चलो होपफुली पढ़ते हैं आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, ग्राफ में भी ना मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को मर्ज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा और फील आए। लेकिन कंडीशन यही है कि बच्चों आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा हो, तभी आपको ग्राफ भी समझ आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। ग्राफ में ना आप, ये मार्कर चल नहीं रहे अब, यहां ले लो टेम्परेचर, ठीक है जी, और यहां ले लो वेपर प्रेशर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। आप इस वेपर प्रेशर पे यहाँ पे 1 atm मार्क कर दो। 1 atm सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ। 1 atm और ऐसे लाइन खींच दो। ये 1 atm की लाइन है वेपर प्रेशर की। यहाँ पे कहीं 25 डिग्री ले लो, 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 1 atm है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ पे लेट इट बी 0.1 होगा, यहाँ पे लेट इट बी 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा और ये 0.5 होगा। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई, ठीक है। 25 है, 27, 100 मतलब 30, 40, 50, 100, 20, 10 माइनस मतलब 0, -2, -4, -5 ऐसे होगा। अब एक काम करते हैं, मुझे बताओ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बीकर लिया था, उसमें पानी लिया था यहाँ ऊपर, उसमें कितना वेपर प्रेशर था? तो आप देखोगे, पीछे देखोगे डायग्राम, 0.5 था। कितना टेम्परेचर था? 25 डिग्री। मैं कहूँ बेटा 25 डिग्री पे 0.5 को ग्राफ में नोटेशन डाल, तो आप कहोगे सर 25 डिग्री 0.5, सर ऐसे ऐसे जाओ और यहाँ पे ये है सर, ठीक। अब आप बताओ टेम्परेचर इधर बढ़ाओगे तो ये वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? तो आप कहोगे सर टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर्स और बनेंगे, तो ये वैल्यू अब 0.5 नहीं रहेगी, 0.67 ऐसे हो जाएगी, 0.6, 0.7 ऐसे हो जाएगी। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट ऐसे जाएगा, ऊपर ऐसे जाएगा, नीचे आएगा, इधर जाएगा या ऐसे जाएगा? अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको ग्राफ की नॉलेज थोड़ी बहुत है तो आप यही कहेंगे सर ये ऊपर नहीं जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। क्योंकि बेटा ऊपर जाने का मतलब क्या है? सिर्फ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो और वेपर प्रेशर भी बढ़ा रहे हो, तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाएगा ऐसे। ये अब पूरी लाइन ही खींच देते हैं, ये ऐसे। और जैसे ही बच्चों इसने इस 1 atm वाली लाइन को छुआ तो मैं कहूंगा कि बेटा अब आपके जो लिक्विड है ना, जो सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर 1 atm हो गया है। अब कहोगे सर 1 atm हो गया, कौन से टेम्परेचर पे हुआ? मैं कहूंगा ले बेटा नीचे चला जा, ये ले। अब ये जो टेम्परेचर है इसी को तो आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर ये वाटर का ग्राफ है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा है पर ठीक है, वाटर का ग्राफ था ना, हमने वाटर के हिसाब से बना रहे हैं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ चुका है। अब 25 डिग्री पे याद करो, जब मैंने नॉन वोलेटाइल डाल दिया था, नीचे आने पे उस बीकर में कितना वेपर प्रेशर कम हो गया था? तो आप कहोगे सर 0.3 हो गया था। अब 25 डिग्री पे 0.3 कहाँ है? तो ये रहा। तो अब यहां से फिर टेम्परेचर बढ़ाओ, फिर से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये लाइन ऐसे चलेगी। ये किसका है? सॉल्यूशन का। अब मैं जैसे वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, मैं कहूंगा भाई तेरा सॉल्यूशन भी बॉईल हो चुका है। अब आप कहोगे सर कौन से टेम्परेचर पे? तो लाओ जी नीचे लेकर आओ, ये लो, और इसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों इस गैप को ही बोलते हैं डेल्टा टीबी, इस गैप को बोलते थे।
तो ये मेरा कंसर्न नहीं था, ये तो टॉपिक मैं बस फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ लिंक करता हुआ चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। अब अपने फ्रीजिंग पॉइंट के ग्राफ पे आ जाओ। फ्रीजिंग पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है। अगर सॉलिड का कुछ वेपर प्रेशर है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर का भी ग्राफ बन रहा होगा। तो हम यहाँ पे सॉलिड का वेपर प्रेशर ऐसे ग्राफ बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ आपका आ गया सॉलिड का, ठीक है भाई। सॉलिड आप जाके जैसे आपने इसका ग्राफ बनाया बेटा, वैसे ही सॉलिड का भी तो कुछ वेपर प्रेशर था, उसका भी तो कुछ ग्राफ बनेगा। तो उसका ग्राफ का कर्व ऐसे बना दिया। अब एक काम करो, टेम्परेचर को ठंडा करो, ठंडा करो, ठंडा करो, इधर चलो। इधर चलोगे तो इसका वेपर प्रेशर 0.5 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा 0.4, फिर 0.3, फिर 0.2 ऐसे करके। तो ये कम होता 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 यहाँ पे टच हो गया। जैसे ही यहाँ टच हो गया, इस पॉइंट पे सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो चुका है आपके इस लिक्विड के वेपर प्रेशर के। तो आप कहेंगे कि सर आपका जो पानी था वो फ्रीज हो चुका है, बर्फ बन चुका है। और इस तरीके से इस टेम्परेचर को हम कहते हैं T0F, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। क्लियर? अब इस मतलब इस कर्व के लिए आप इन वैल्यूज को मत देखें, क्योंकि वैल्यूज में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये वैल्यू तो सर 0.3 है, तो वो वैल्यूज मत देखें, वरना ये नहीं समझ पाएंगे फिर। अब यहाँ इस ग्राफ के लिए मैं वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है, इस ग्राफ के लिए वैल्यू हटा देते हैं। अब आपको सॉल्यूशन को फ्रीज करना है, तो सॉल्यूशन को फ्रीज करेंगे तो फिर टेम्परेचर कम करें, ये पीछे चलेगा 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 और यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे भी सॉलिड का वेपर प्रेशर, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बराबर हो गया सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के। तो बेटा ये जो टेम्परेचर है क्या कहलाएगा, TF। TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इस गैप को क्या कहोगे, डेल्टा TF। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको गैप समझ आ गया और ग्राफ समझ आ गया। आप इसको दोबारा देख लेना, वीडियो को रिवाइंड करके 2x पे देख लीजिएगा अगर मेरी स्पीड फास्ट है। वैसे तो स्पीड बहुत फास्ट है, आपको 2x की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप इसे फास्ट कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करना है, हमें इसके न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं, लेकिन वो फिर किसी और वीडियो में हम शूट करेंगे। ठीक है, आज के लिए टॉपिक, अच्छा इसका यूज़ बता देते हैं। टॉपिक तो खत्म हो गया। यूज़ ये हो सकता है, देखो आपको किताबों में मिल जाएगा, 2 यूज़ बता देते हैं आपको मेन में। पहला यूज़ ये है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, रोड पे बर्फ़ बिछ जाती है। जब बर्फ़ बिछ जाएंगी, ठंड के मौसम, ठंड के वहाँ तो हमेशा ठंड रहती है, तो फ्रीज़ में बर्फ़, मतलब रोड पे बर्फ़ जम गई। अब बर्फ़ जम गई तो गाड़ियाँ कैसे जाएंगी, जाम लग जाता है पीछे, है ना, रोड बंद हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, या गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर नमक स्प्रे करती है। जब उस पर नमक स्प्रे करेंगे तो उस पानी, जो बर्फ़ है उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे वहाँ बर्फ़ बन गई थी, अब वो उससे नीचे वाले टेम्परेचर बर्फ़ बनेगी। तो यानी वहाँ पे जो भी बर्फ़ थी वो पिघल जाएगी, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो था वो पानी को फ्रीज़ करने लायक था। सॉल्यूशन को तो फ्रीज़ नहीं कर सकता, क्यों, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला गया, तो वहाँ से बर्फ़ पिघल जाएगी और गाड़ियाँ इजीली जा सकती हैं। दूसरा यूज़ ये हो सकता है कि आपके जो कार के रेडिएटर्स होते हैं, कार का इंजन गर्म हो जाता है, तो आप उसमें पानी डालते हैं ताकि पानी उसको, ठंडा पानी डालते हैं ताकि वो हीट ले सके और आपका इंजन ठीक रहे, बचा रहे। लेकिन अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में वो पानी डाला और पानी ऐसे ऐसे फ्लो करता है, तब जाके इंजन से हीट लेता है। आपने पानी ऊपर से डाला, ऊपर ही पानी बर्फ़ बन सकता है, फ्रीज़ हो सकता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में टेम्परेचर कम रहता है। अगर वहीं पे फ्रीज़ हो गया है ना, पाइपलाइन में वहीं फ्रीज़ हो गया, तो नीचे कैसे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा तो इंजन आपका बोल जाएगा, है ना, गर्मी उसकी कौन खींचेगा। तो आप क्या करते हैं, पानी नहीं डालते, पानी में नमक डाल लो, इथाइलिन ग्लाइकोल, वैसे लिखा होगा बुक्स में, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल लो, कुछ कुछ चीज़ें डाल के उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो कर दो पानी का। और फिर जब आप उसे डालोगे तो पानी फ्रीज जल्दी नहीं होगा, पानी लेट फ्रीज होगा, जिसकी वजह से वो रेडिएटर में आराम से मूव करेगा और कूलिंग करेगा। क्लियर? इस तरीके से 2 यूजेस बताए जाते हैं। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में भेजिए, जहाँ जहाँ ये टॉपिक चल रहा हो अपने दोस्तों को देखिए, भेजिए कि भाई देख ये टॉपिक ऐसे है, इस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू।